फ्रेंड्स, स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड लॉन्ग टर्म में काफ़ी अच्छा रिटर्न्स जनरेट करके देते हैं, यह बात सभी लोग जानते हैं। और इसी से आकर्षित होकर बहुत से इन्वेस्टर्स, विशेष रूप से जो पहली बार म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, वह अपना पहला फंड का चयन ही ऐसे फंड से करते हैं जो स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड होता है। क्योंकि जो भी इन्वेस्टर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने के लिए आते हैं, वह यही सोच कर आते हैं कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने से उनको अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे। और जब अच्छे रिटर्न्स की बात आती है तो सबसे अच्छे रिटर्न्स देते हैं स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स। और इसी ग्रीड में आके जब इन्वेस्टर अपना पहला म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करता है तो वह सामान्यतः स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में ही इन्वेस्टमेंट कर देते हैं। लेकिन स्मॉल कैप फंड में रिटर्न्स तो अच्छे मिलते हैं, लेकिन इसके साथ और क्या देखना चाहिए, क्या इसमें रिस्क है, क्या इसमें वॉलेटिलिटी है, इससे वह नए इन्वेस्टर परिचित नहीं होते हैं। जिसके चलते जबकि मार्केट में वॉलेटिलिटी आती है तो स्मॉल कैप फंड में वॉलेटिलिटी आती है, बहुत एनएवी में उतार चढ़ाव आते हैं, गिरावट आ जाती है। यदि मार्केट गिरता है तो वे लॉस पर एग्जिट भी होना पड़ता है उनको, क्योंकि वो पहले से इस बात के लिए तैयार नहीं थे। उन्होंने इस बात की जानकारी नहीं करी कि स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने के मायने क्या है, हमें करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या कैसे चुनाव करें अपने पहले म्यूचुअल फंड का। विशेषकर यदि हमने निर्णय लिया है स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड के साथ जाने का, तो इस वीडियो में यही एनालिसिस करेंगे कि यदि आपने निर्णय लिया है स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में जाने का, तो आपको कैसे उस फंड का चुनाव करना है, कौन से स्मॉल कैप फंड के साथ आपको इन्वेस्टमेंट करना है, इसके लिए क्या क्या देखना है, यही इस वीडियो के डिस्कशन का विषय रहेगा। अब आपने स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने का निर्णय तो ले लिया, लेकिन क्या आपने उससे पहले यह जानने की कोशिश करी कि क्या आप स्वयं मानसिक रूप से तैयार हैं स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने के लिए? क्या आपने अपने टाइम फ्रेम का आकलन किया कि आपका गोल कब है, कितने साल आप रुक सकते हैं, कब आपको पैसे की जरूरत होगी जो कि आप इन्वेस्ट करने जा रहे हैं स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में? और स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड इनहेरेंटली वोलेटाइल होते हैं। मार्केट में जितनी भी तरह के फंड्स अवेलेबल हैं उनमें सबसे ज्यादा वोलेटाइल स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड ही होते हैं, यद्यपि रिटर्न भी इनमें सभी म्यूचुअल फंड की तुलना में सबसे अधिक मिलते हैं। तो स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड का चुनाव करने से भी पहले सबसे पहले आवश्यकता इस बात की है कि आप अपनी रिस्क टेकिंग एबिलिटी यानी कि वोलेटिलिटी टॉलरेंस लेवल को समझें। यदि आप वोलेटिलिटी ज्यादा टॉलरेट नहीं कर सकते हैं, आपको टेंशन हो जाता है, यदि आप मानसिक रूप से यह स्थिति देखने के लिए तैयार नहीं है जब आपके इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 10%, 20%, 30% और कभी कभी तो जब मार्केट में शार्प डाउनटर्न आते हैं तो 50% तक नीचे चली जा सकती है, तो आपको स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना ही नहीं चाहिए। फिर आपको चुनने चाहिए ऐसे म्यूचुअल फंड जो कि कम वोलेटाइल होते हैं। उनकी चर्चा अभी नहीं करेंगे, कंसंट्रेट करेंगे स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड इन्वेस्टिंग पर। तो स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड इन्वेस्टिंग उन लोगों के लिए नहीं है जो वोलेटिलिटी टॉलरेट करने के लिए मानसिक रूप से तैयार नहीं है। यदि आप मार्केट की वोलेटिलिटी जो कि स्मॉल कैप में ज्यादा होती है दूसरे फंड्स की तुलना में, टॉलरेट करने के लिए मानसिक रूप से तैयार नहीं है, तो स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड आपके लिए नहीं है। दूसरी बात जो स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपको देखनी है वह यह है कि आपका गोल कितनी दूर है, आपका टाइम फ्रेम क्या है, कितने दिनों बाद उस पैसे की आपको आवश्यकता होगी जो कि आप इन्वेस्ट करने का सोच रहे हैं स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में। तो इसके लिए यह आप जान लीजिए कि आपको म्यूचुअल फंड में, स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट यदि आप करते हैं तो इन्वेस्टेड रहना पड़ेगा मिनिमम 5 ईयर्स, 7 ईयर्स, 10 ईयर्स या उससे भी ज्यादा आप स्टे कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन 5 ईयर से कम के लिए यदि आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, आपका गोल है यदि 5 ईयर्स, विद इन 5 ईयर्स आ जाने वाला है, तो आपके लिए स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड के साथ जाना ठीक नहीं रहेगा। तो यह दो मुख्य चीजें जो कि इन्वेस्टर को पहले अपने आप में देखनी है कि उसका टाइम फ्रेम 5 ईयर से ऊपर होना चाहिए और उसके अंदर वोलेटिलिटी टॉलरेट करने की क्षमता होनी चाहिए। बाकी म्यूचुअल फंड में क्या देखना है, स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में क्या देखना है इन्वेस्टमेंट करने के लिए कि स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में जाने का निर्णय ले लिया, अब किस म्यूचुअल फंड में हमको इन्वेस्टमेंट करना है, तो वह डिस्कस करेंगे वीडियो के अगले सेक्शन में। तो आपने स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने का निर्णय ले लिया, आपने वोलेटिलिटी टॉलरेंस और टाइम फ्रेम का भी आकलन कर लिया। अब इसके बाद जो पहली चीज आप देखेंगे, किसी भी म्यूचुअल फंड की एनालिसिस करेंगे कि हमें किस में इन्वेस्टमेंट करना है स्मॉल कैप फंड में, तो उसके लिए देखेंगे उसके रिटर्न्स। जाहिर है कि रिटर्न्स के लिए ही तो आप यहाँ पर आए और ज्यादा रिटर्न्स के लिए आए, क्योंकि स्मॉल कैप फंड ज्यादा रिटर्न्स देते हैं। इसीलिए आपने यह रिस्क लेना भी उचित समझा है कि हम मार्केट की वोलेटिलिटी टॉलरेट कर लेंगे
और हमारे पास टाइम भी है 5 ईयर या उससे ज्यादा का, तो हम स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो फिर हम यहाँ पर रिटर्न्स से क्यों समझौता करें? रिटर्न्स तो हमें ज्यादा फिर चाहिए ही चाहिए। तो रिटर्न्स के लिए भी जब आप देखेंगे, एनालिसिस करेंगे, तो ऐसे फंड का चुनाव करिए जो कम से कम 5 ईयर्स तक मार्केट में हो, जिसको, क्योंकि आपका टाइम फ्रेम 5 ईयर्स है, तो कम से कम उतने पीरियड से तो हमको पता चले कि पीछे इसकी परफॉर्मेंस क्या रही है। और ज्यादा समय से हो तो और अच्छा है, 7 ईयर 10 ईयर्स की परफॉर्मेंस भी यदि हमें देखने को मिल जाए तो ज्यादा अच्छा है। तो जब आप स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड का चयन करेंगे अपने इन्वेस्टमेंट के लिए, तो उसकी परफॉर्मेंस देखिए, 10 ईयर्स में कैसा कर रहा है, 5 ईयर्स में कैसा कर रहा है, 3 ईयर्स में कैसा कर रहा है, 2 एंड 1 ईयर्स में भी देखेंगे। तो देखिए उसकी लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस, देखिए कि 5 ईयर और उससे ऊपर के टाइम फ्रेम में उसका परफॉर्मेंस क्या रहा है। यह परफॉर्मेंस हमेशा आप कंपैरेटिवली देखिए, देखिए कि मार्केट में जो दूसरे म्यूचुअल फंड है उनकी तुलना में फंड कैसा कर रहा है, उसको अपने कैटेगरी एवरेज से हर हाल में ऊपर होना चाहिए। यदि कोई फंड ऐसा है जो अपने कैटेगरी एवरेज से नीचे है, तो हम उस फंड के साथ नहीं जाएंगे। वह नंबर 1 पे है, 2 पे है, 3 पे है, बहुत अच्छी बात है। अगर अपनी कैटेगरी में फर्स्ट 3 पोजीशन पर है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन यहाँ फर्स्ट 3 पोजीशन पे होने नहीं होने की बात नहीं है। हमको मिनिमम इतना तो चाहिए ही चाहिए कि जो कैटेगरी एवरेज है उससे ऊपर होना चाहिए फंड को। क्योंकि यदि आप रिस्क एवर्स इन्वेस्टर हैं, जो कि हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह के इन्वेस्टर को किस तरह के फंड में जाना चाहिए अभी आगे, तो आपको कभी ऐसा हो सकता है कि ऐसे फंड जो कि अपनी कैटेगरी में फर्स्ट 3 पोजीशंस पे हैं, वो बहुत ही ज्यादा वोलेटाइल और बहुत ज्यादा एग्रेसिव रिस्क वाले फंड हो सकते हैं, रिस्क लेके इन्वेस्टमेंट करने वाले। तो यदि आप रिस्क अवर्स इन्वेस्टर हैं तो आप चुनाव नहीं करेंगे उन फंड्स का, कोई बात नहीं है, मत करिए। लेकिन फिर भी यदि आप ऐसे फंड के साथ भी जाते हैं जो ज्यादा रिस्क नहीं लेता लेकिन रिटर्न ठीक ठाक जनरेट करके देता है, तो वो ठीक ठाक रिटर्न आप कैसे जानिएगा? तो उसके लिए पहला पैरामीटर ये कि उस फंड को कैटेगरी एवरेज से तो ऊपर होना ही चाहिए। यदि वह फंड कैटेगरी एवरेज से ऊपर नहीं है तो ऐसे फंड के साथ हम नहीं जाएंगे, भले ही उसमें रिस्क कम हो। क्योंकि यहाँ हम जब स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट का निर्णय ले चुके हैं, तो हमको ऐसा फंड तो चाहिए ही चाहिए जो कैटेगरी एवरेज से ऊपर हो जब हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। भविष्य में क्या होगा वो तो कोई नहीं जानता, पर अभी हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, अभी हमारे पास जो परफॉर्मेंस है, जो इन्फॉर्मेशन है, उसका तो हम यूज करें। अब वीडियो के अगले सेक्शन में डिस्कस करेंगे कि रिटर्न्स तो हमने देख लिए कि रिटर्न्स के लिहाज से हमको किस तरह के फंड का चयन करना है, लेकिन दूसरा पैरामीटर जो रिटर्न्स के साथ ही आ जाता है वह है कि किसी फंड में इन्वेस्टमेंट करने में रिस्क क्या है। तो उसका आकलन करेंगे और अपनी इन्वेस्टमेंट साइकोलॉजी के हिसाब से हमको रिस्क और रिटर्न में कैसे बैलेंस मिलाकर चलना है, कैसे हम इन्वेस्टमेंट के लिए फंड का चयन करें, यह जानेंगे वीडियो के अगले सेक्शन में। कौन सा फंड कितना रिस्क लेकर रिटर्न्स जनरेट करता है और उसमें कितनी वोलेटिलिटी, यह जानने के लिए म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में मुख्यतः 3 रेशियोज का प्रयोग करते हैं, जो कि हैं अल्फा, बीटा और शार्पे रेशियो। इसमें अल्फा हमें यह बताता है कि यह फंड अपने कैटेगरी के दूसरे फंड्स की तुलना में कैसा परफॉर्मेंस करके देगा। अल्फा, बीटा और शार्पे रेशियो तीनों का ही बेंचमार्क 1 ही होता है। तो अल्फा में हमको यह देखना है कि यह 1 से ऊपर होना चाहिए, जो हमारा फंड जिसमें कि हम इन्वेस्टमेंट करने का निर्णय ले रहे हैं स्मॉल कैप फंड में, उसका जो अल्फा है वह 1 से ऊपर होना चाहिए। 1 से जितना ज्यादा ऊपर होगा उतना बेहतर। दूसरा रेशियो शार्पे रेशियो, जो यह बताता है कि यह फंड रिटर्न जनरेट करने में कितना ज्यादा रिस्क लेता है, कितना ज्यादा रिस्क लेके रिटर्न जनरेट करता है। तो यहाँ पर भी वही पैरामीटर लागू होगा, बेंचमार्क 1 है, 1 से ऊपर होना चाहिए, जितना ऊपर हो उतना बेहतर। तीसरा और जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण रिस्क रेशियो है वह है बीटा। बीटा हमको यह बताता है कि मार्केट की तुलना में या अपनी कैटेगरी की तुलना में किसी फंड की वोलेटिलिटी कितनी रहेगी, यह कितना ज्यादा इसकी एनएवी में उतार चढ़ाव एक्सपीरियंस करने को मिलेंगे म्यूचुअल फंड के इन्वेस्टर को। यह बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह आपकी साइकोलॉजी को डिस्टर्ब कर सकता है। यदि आपने किसी ऐसे फंड का चुनाव कर लिया जिसका कि बीटा बहुत हाई है, जो बहुत ज्यादा वोलेटाइल है, तो आपको उसके साथ रह पाना, टिक पाना 5 ईयर है उससे अधिक तक बहुत मुश्किल होगा, अनटिल और अनलेस यदि आप एक्सपीरियंस्ड इन्वेस्टर नहीं है। यदि आप नए इन्वेस्टर हैं तो बहुत स्वाभाविक है कि आप उतनी वोलेटिलिटी देख के उस फंड से बाहर हो जाएं, कई बार लॉस में भी या थोड़े से प्रॉफिट। तो जहां अल्फा और शार्पे रेशियो 1 से ऊपर होने चाहिए, वहीं पे बीटा 1 से नीचे होना चाहिए। 1 से जितना ज्यादा नीचे बीटा होगा उतना अच्छा। यह आपके लिए इस संदर्भ में है कि उस फंड में उतनी ही कम वोलेटिलिटी आपको
एक्सपीरियंस करने को मिलेगी। लेकिन किसी फंड में कितना रिस्क है, इसे समझने के लिए सिर्फ रिस्क रेशियो की एनालिसिस ही काफ़ी नहीं है। इसके लिए हमको समझना पड़ेगा कि उस फंड की इन्वेस्टमेंट स्टाइल क्या है, जो कि कई बार रिस्क रेशियो से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है कि फंड का इन्वेस्टमेंट स्टाइल क्या है, क्योंकि अल्टीमेटली वही डिसाइड करता है कि फंड में कितना रिस्क है और कितने रिटर्न मिलेंगे। तो वीडियो के अगले सेक्शन में यही जानेंगे कि किसी फंड की इन्वेस्टमेंट स्टाइल क्या है। यह जानने के लिए हमको क्या देखना चाहिए, कौन से ऐसे पैरामीटर्स हैं जिनको देखकर उनकी एनालिसिस करके हम ये समझ सकते हैं कि इस फंड की इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी क्या है और क्या यह बहुत ज़्यादा रिस्की इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी अप्लाई करता है या इसकी जो इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी है वह वैल्यू इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी है और बहुत ज़्यादा रिस्क लेके यह फंड इन्वेस्टमेंट नहीं करता है। तो देखिए फंड कितना रिस्की है और फंड की इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी क्या है, इन्वेस्टमेंट स्टाइल क्या है, यह जानने के लिए हमको एनालिसिस करना पड़ेगा 3 पैरामीटर्स पे। पहला ये कि फंड का पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो क्या है, दूसरा ये कि फंड के पोर्टफोलियो का पी रेशियो क्या है, और तीसरा यह है कि फंड अपने पोर्टफोलियो में कितने स्टॉक्स, कितने शेयर्स होल्ड करता है, नंबर ऑफ स्टॉक्स इन द पोर्टफोलियो ऑफ ए पर्टिकुलर फंड। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो की। तो पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो यह होता है जो हमको यह बताता है कि कोई पर्टिकुलर फंड एक साल के अंदर कितनी बार अपने पोर्टफोलियो को चर्न कर लेता है। तो यदि कोई फंड एक से ज्यादा बार अपने पोर्टफोलियो को चर्न करता है किसी पर्टिकुलर ईयर में, तो उस फंड का पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो 1 से ऊपर चला जाएगा। लेकिन यदि वह ऐसा नहीं करता है, कम करता है, तो 1 से नीचे रहेगा। यदि 2 से ज्यादा बार चर्न करेगा तो 2 से ऊपर जाएगा और एंड सो ऑन। अब फंड की इन्वेस्टमेंट स्टाइल का थोड़ा सा अंदाजा आप इससे भी लगा सकते हैं पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो से, क्योंकि जो वैल्यू इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी को फॉलो करने वाले फंड होते हैं, जो ज्यादा रिस्क लेके इन्वेस्टमेंट नहीं करते, उनका पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो सामान्यतः कम होता है। वो एक बार इन्वेस्टमेंट कर देते हैं और फिर पोर्टफोलियो को ज्यादा चर्न नहीं करते। जबकि जो फंड बहुत एग्रेसिवली इन्वेस्ट करते हैं और बहुत ज्यादा मोमेंटम को चेज करते हैं, उनका पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो सामान्यतः अधिक होता है, क्योंकि वह किसी शेयर में जैसे कोई अपॉर्चुनिटी देखते हैं, उसको बाई करते हैं और जब उनको लगता है कि अब यह रन कर चुका तो उससे एग्जिट भी बहुत जल्दी हो जाते हैं। तो पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यह फंड एग्रेसिवली मोमेंटम को फॉलो करने वाला फंड है या फिर यह एक ऐसा फंड है जो वैल्यू इन्वेस्टमेंट स्टाइल को फॉलो करता है इन्वेस्टमेंट में। दूसरा और शायद सबसे महत्वपूर्ण पैरामीटर जो हमको यह बताता है कि किसी फंड की इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी क्या है, यह फंड बहुत ज्यादा एग्रेसिव तो नहीं है, तो वह हम जान सकते हैं उस फंड के पी रेशियो को देख के, उस फंड के पोर्टफोलियो के पी रेशियो को देख के इंस्टेड, कि यदि फंड के पोर्टफोलियो का पी रेशियो बहुत अधिक है, दैट मीन्स कि फंड ऐसा है जो फॉलो करता है इस तरह की स्ट्रेटेजी को कि जहां पर वह हाई ग्रोथ शेयर्स में इन्वेस्ट करता है, जबकि वो वैल्यूएशन के लिहाज से काफी ज्यादा होते हैं उनकी वैल्यू, लेकिन क्योंकि हाई ग्रोथ शेयर हैं तो वह फंड ऐसा बिलीव करता है कि जिसके चलते उसको हाई प्राइस पे वो बाई कर रहा है, लेकिन इससे भी हाई प्राइस पे वो निकल पाएगा, क्योंकि उन शेयर्स में मोमेंटम है और हाई ग्रोथ शेयर हैं, हाई ग्रोथ कंपनीज हैं, इसलिए उस फंड को अच्छे रिटर्न्स इन शेयर्स में मिल जाएंगे। ऐसा सोचकर वह फंड इन्वेस्टमेंट करता है इन हाई ग्रोथ शेयर्स में, जो कि मार्केट में हाई वैल्यूएशन पर ही अवेलेबल होते हैं। ऐसे फंड्स में रिस्क यह है कि यदि मार्केट में डाउनटर्न आता है या उन कंपनीज के साथ थोड़ा भी कुछ परफॉर्मेंस में गिरावट आता है, तो यह शेयर्स गिरते भी बहुत तेजी से हैं, इनकी वैल्यू में बहुत तेज गिरावट आती है, जिसके चलते फंड की एनएवी में भी बहुत तेज गिरावट आती है। वहीं वैल्यू इन्वेस्टमेंट स्टाइल को फॉलो करने वाले जो फंड होते हैं वह इन्वेस्ट करते हैं ऐसे शेयर्स में जिनमें वह वैल्यू देखते हैं, जिनमें बहुत ज्यादा हाइप नहीं होती, बहुत ज्यादा उनका वैल्यूएशन हाई नहीं होता मार्केट में। ऐसे शेयर्स का चुनाव करते हैं वैल्यू इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी को फॉलो करने वाले फंड। और जाहिर है कि इस तरह के जो शेयर्स होंगे उनका पी रेशियो भी बहुत ज्यादा हाई नहीं होता मार्केट में, उनके वैल्यूएशंस भी बहुत मॉडरेट होते हैं। तीसरा पैरामीटर फंड की इन्वेस्टमेंट स्टाइल को असेस करने का या उसमें रिस्क असेस करने का यह है कि वह फंड अपने पोर्टफोलियो में कितने शेयर्स होल्ड करता है, नंबर ऑफ शेयर्स उसके पास कितने रहते हैं उसके पोर्टफोलियो में। जो कैटेगरी एवरेज है उससे अधिक या कैटेगरी एवरेज के आसपास या कैटेगरी एवरेज से काफी कम शेयर्स होल्ड करता है वह अपने पोर्टफोलियो में, यह भी जानना जरूरी होगा।
तो यदि कोई ऐसा फंड है जो बहुत कम शेयर्स होल्ड करता है अपने पोर्टफोलियो में, से कैटेगरी एवरेज है पोर्टफोलियो में शेयर्स कितने हैं, कैटेगरी एवरेज है मान लीजिए स्मॉल कैप फंड का से 80, और कोई फंड सिर्फ होल्ड कर रहा है 30, 35 या 25, तो समझ लीजिए कि वह फंड काफी कंसंट्रेटेड पोर्टफोलियो अपना बनाए हुए है और बहुत ही एग्रेसिवली इन्वेस्ट कर रहा है। और उस फंड में जहां आपको रिटर्न्स तो अधिक मिलने की संभावना है, लेकिन वहीं पर आपको यह रिस्क भी है, वोलेटिलिटी रिस्क भी है कि जब मार्केट में यदि डाउनटर्न आया तो हो सकता है कि वह फंड की वैल्यू बहुत सीवियरली हर्ट हो जाए, क्योंकि उसके पास बहुत कम शेयर है। एक दो शेयर्स में भी या 3-4 शेयर्स में भी कोई नेगेटिव न्यूज आती है या परफॉर्मेंस अप टू द मार्क नहीं रहती है, तो उन शेयर्स में तेज गिरावट आएगी और वो पूरे फंड की एनएवी को बहुत ही एडवर्सली अफेक्ट करेगी। वहीं पर कैटेगरी एवरेज के आसपास पोर्टफोलियो में शेयर रखने वाले फंड या उससे भी अधिक रखने वाले फंड, जिसको डाइवर्सिफाइड फंड्स कहेंगे, कि अच्छे से डाइवर्सिफाई कर रखा है उन्होंने अपने पोर्टफोलियो को, उनका कंसंट्रेशन बहुत कम शेयर्स में नहीं है और बहुत कम सेक्टर्स में भी नहीं है। क्योंकि देखिए जितने ज्यादा आप शेयर्स खरीदेंगे तो अपने आप ही आपको सेक्टोरल डाइवर्सिफिकेशन तो मिल ही जाएगा, क्योंकि जहां आप 100 शेयर खरीदेंगे, 120 शेयर खरीदेंगे, तो जाहिर है कि वो अलग अलग इंडस्ट्रीज से आए होंगे, अलग अलग सेक्टर से आए होंगे। जबकि जो बहुत ज्यादा कंसंट्रेटेड पोर्टफोलियो रखते हैं जैसे 30 शेयर 40 शेयर्स, तो उनको पोर्टफोलियो में डाइवर्सिफिकेशन जहां नंबर ऑफ शेयर्स के लिहाज से भी नहीं मिलता, कई बार ऐसी स्थिति भी हो सकती है कि उनको सेक्टोरल डाइवर्सिफिकेशन भी ज्यादा ना मिले, किन्हीं पर्टिकुलर सेक्टर्स में वो बहुत ज्यादा ओवरवेट हो सकते हैं। अगेन इसका उनको फायदा भी मिल सकता है, क्योंकि कभी मार्केट कंडीशंस ऐसी हो सकती हैं जो किसी पर्टिकुलर सेक्टर्स को ही फेवर कर रही हैं। कोई सेक्टर कभी कभी किसी पर्टिकुलर ईयर में बहुत अच्छा परफॉर्म करता है, तो यदि यह फंड बहुत ज्यादा ओवरवेट है उस पर्टिकुलर सेक्टर में तो इसका फायदा भी इसे मिलता है। लेकिन वहीं जैसा कि बार बार इस वीडियो में रिपीट किया गया, यह रिस्क को भी बढ़ावा देता है। अगर मान लीजिए उसी पर्टिकुलर सेक्टर में कोई बहुत ज्यादा इस तरह की न्यूज आ जाती है जो हर्ट होता है, गवर्नमेंट पॉलिसीज में चेंज आ सकता है या किसी भी वजह से। इसके अलावा सारे मार्केट आजकल इंटरनेशनली अलाइंड है, कोई इंटरनेशनल कोई ऐसी स्थिति आ जाती है, कोई गवर्नमेंट पॉलिसी किसी दूसरे देश की ऐसी होती है जो कि उस पर्टिकुलर सेक्टर को प्रभावित कर सकती है। जैसे अभी यहाँ पर मेटल सेक्टर में हुआ, जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की रेसिप्रोकल टैरिफ की योजना के चलते वह सेक्टर पूरी तरह हर्ट हुआ। तो कोई भी ऐसी स्थिति, कोई भी ऐसी घटना इंटरनेशनल या नेशनल ऐसी होती है जो किसी पर्टिकुलर सेक्टर को एडवर्सली प्रभावित करती है या पर्टिकुलर किसी सेक्टर को फेवर करती है, तो उस सेक्टर को जाहिर है कि फायदा या नुकसान काफी होगा, और उसमें यदि कंसंट्रेशन ज्यादा होगा किसी फंड का तो उसको फायदा या नुकसान उसकी एनएवी में ज्यादा होगा और उसके इन्वेस्टर को उसी हिसाब से अपने आप को एडजस्ट करना पड़ेगा। तो यह थे कुछ महत्वपूर्ण बिंदु जिन पर यदि आप ध्यान दे लेंगे अपना इन्वेस्टमेंट किसी म्यूचुअल फंड में, पर्टिकुलरली स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में, और पर्टिकुलरली अपने पहले स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने से पहले, तो आप सही फंड का चयन कर पाएंगे और बाद में आपको कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ेगा। यह वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज के लिए है, यह कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस या रिकमेंडेशन नहीं। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।